students, in this video we'll discuss chapter number 2, the Industrial Revolution and the Rise of Imperialism. Students, in this video we'll talk about how, when and where Industrial Revolution was taken place and which country has taken a lead in Industrial Revolution. Obviously, England. And we'll also talk about the relationship of Industrial Revolution and imperialism. हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कौन सी कंट्री थी जिसने लीड ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, प्लस कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंपीरियलिज्म से जुड़ा हुआ है और कैसे हमारी दुनिया हैंडमेड गुड्स से आज किस में कन्वर्ट कर गई है, मशीन मेड गुड्स पे. प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जब मिडिवल पीरियड था तो जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का वो क्या ही हुआ करता था बेटा, एग्रीकल्चर. उस टाइम कोई टीसीएस नहीं थी, कोई विप्रो नहीं थी, ठीक है. तो जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का वो क्या ही हुआ करता था बेटा, एग्रीकल्चर. हर व्यक्ति को जोड़ा जाता था जमीन से या वो जमीन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इन मेनी वेज, इन सम वेज और अदर. जो नीड्स थी विलेजर्स की बहुत सिंपल थी, फ्यू थी. जो भी उन्हें नीडेड था वो आर्टिशंस और क्राफ्ट पर्सन जो विलेज में रहते थे वो बनाकर दे देते थे. ठीक, कोई बात. जैसे हमें मटका चाहिए ठंडे पानी के लिए, पॉट चाहिए तो पॉट जो पॉटर होगा वो बना देगा. गोल्ड स्मिथ आपको क्या बोलेगा, नाइफ और जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सब आपको कौन बना देगा, आयरन स्मिथ बना देगा. ठीक है. तो जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो विलेज में रहने वाले आर्टिशन और क्राफ्ट पर्सन पूरा कर देते थे. हर विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था. हर विलेज में एक वीवर होगा जो कपड़े बनाएगा, ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ जो लोहे के आपको औजार बना के देगा, कारपेंटर जो आपको फर्नीचर बना के देगा, एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स. बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते थे, सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे. और ये जो अपना काम है, इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या आउटलेट्स नहीं होते थे बेटा. अपने घरों पर बैठ के ये लोग काम करते थे और इनकी हेल्प करते थे इनके फैमिली मेम्बर्स. ठीक, कोई बात. जो फिनिश प्रोडक्ट हुआ करता था वो लोकल मार्केट्स में सेल कर दिया जाता था. इस सिस्टम को हम बोलते थे डोमेस्टिक सिस्टम. ठीक, कोई बात. कोई मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जितनी आपको नीड है सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, उतना ही मार्केट में आ रहा है. ठीक है. फैमिली मेम्बर्स, घर के लोग मिलके काम कर ले रहे हैं और जो काम हो रहा है वो भी घरों पर ही हो रहा होता था. फिर एक्सप्लोरेशन हुए, डिस्कवरीज हुई, न्यू न्यू लैंड को हमने फाइंड कर दिया. 3 लोग निकले, बार्थोलोमियो, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस. ठीक है. तो जो कोलंबस थे वो पहुंच गए अमेरिका की तरफ, है ना, कैरिबियन आइलैंड पहुंचे वो. वास्को डी गामा पहुंच गए इंडिया और बार्थोलोमियो अफ्रीका तक पहुंच गए. इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्लोरर थे जो अलग अलग डिस्टेंट लैंड पे पहुंच रहे थे. ठीक है. और इस वजह से जब ये डिस्टेंट लैंड पे पहुंचने लगे तो इनका ओवरसीज ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, ये दुनिया भर में जाके ट्रेड करने लग गए. ठीक हुई बात. अब इस वजह से क्या हुआ, नए नए सिटीज टाउन्स बनने लग गए. एक वेल्दी मिडिल क्लास का एमरजेंस हुआ जो बेसिकली अपनी मनी को अर्न कर रही थी थ्रू ट्रेड, थ्रू कॉमर्स. ठीक है. नए नए जगहों को ढूंढते, वहां पर जिस चीज की कमी होती उसको ले जा करते आते और इस तरीके से ये वेल्दी होते गए. ठीक हुई बात. पर ये इनकी हार्ड अर्न मनी थी, इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए थे. द डिमांड फॉर कंज्यूमर एंड लग्जरी आइटम ग्रेटली इंक्रीज. धीरे धीरे करके जो कंज्यूमर आइटम्स थे, लग्जरियस आइटम थे, लग्जरी के जो आइटम थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. अब जब आपको नए नए एवेन्यूज मिल गए हैं फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, तो जो डोमेस्टिक सिस्टम था आपका वो इस ग्रोइंग डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई लेबर नहीं है, फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में. घर में प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल टूल्स का यूज़ हो रहा है. तो ये कैसे भी पॉसिबल नहीं था कि आप डोमेस्टिक सिस्टम जो घरों में काम करने का था उसके थ्रू इतनी बड़ी डिमांड को पूरा कर दें. जो मेथड्स थी प्रोडक्शन की उस टाइम में डोमेस्टिक सिस्टम में वो इनएडिक्वेट थी, अपर्याप्त थी और इवन स्लो भी थी. तो अब हमें ज़रूरत थी एक इम्प्रूव्ड सिस्टम की और ये उस आर की उस टाइम की बिल्कुल नीड बन गया था कि वी हैव टू फाइंड आउट सम इम्प्रूव्ड सिस्टम which can produce fast, where we find production adequate. ठीक है.
अभी तो इनएडिक्वेट था। तो इनिशियली एक मॉडिफाइड और मोर इफेक्टिव सिस्टम आया जिसको हमने कहा पुटिंग आउट सिस्टम। ये भी फाइनल सोल्यूशन नहीं है, फाइनल सोल्यूशन अभी आएगा, पर ठीक है, कुछ हद तक हम लोगों को अच्छा लगा पुटिंग आउट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं वो पुट आउट कर देते हैं और सप्लाई कर देते हैं रॉ मटेरियल को आर्टिशियंस को, ठीक है, एंड लेटर शोड द फिनिश प्रोडक्ट इन डिस्टेंट मार्केट। पहले क्या हुआ, मैं शहरों में रह रही थी, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो मैंने कहीं से रॉ मटेरियल लिया, एक्स प्लेस से रॉ मटेरियल दिया, वाई प्लेस पे रहने वाले आर्टिशन को दे दिया, इसने मुझे बना के इस रॉ मटेरियल से दे दिया फिनिश्ड गुड। मैंने इस फिनिश्ड गुड्स को ले जाके डिस्टेंट एरियाज में सेल कर दिया। दिस इज व्हाट पुटिंग आउट सिस्टम वाज। ओके, चलो अब क्या हुआ, जो आर्टिशंस थे वो अपने घरों से भी काम करते और कई बार इनके पास काम इतना ज़्यादा आने लगा कि इन्होंने वर्कशॉप ओपन कर ली घर के बाहर। ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे अब इन्हें पेमेंट मिलने लगा, पेमेंट और वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है बेटा, मजदूरी। तो इन्हें वेजेस मिलने लगे, मजदूरी मिलने लगी, ठीक है, मजदूरी, मजदूरी, वेजेस, पेमेंट मिलने लगा इनको, इनके लेबर का जो भी ये मेहनत करते हैं उसकी एवज में इन्हें मजदूरी मिल जाती, पेमेंट मिल जाता। इस सिस्टम ने जन्म दिया एक नए सिस्टम को, जो अब आगे आएगा उसे हम बोलेंगे फैक्ट्री सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज अ प्रीकर्सर ऑफ फैक्ट्री सिस्टम दैट फॉलोड। अब फैक्ट्री सिस्टम आएगा। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाय द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी कौन सा पीरियड है स्टूडेंट, जो 1701 से स्टार्ट होके 1800 तक चलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, 18th सेंचुरी। तो जब मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी की हम बात करें, लगभग हम 1750s 1760s की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशन होना चालू हो गए, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में बहुत सारे रिमार्केबल इन्वेंशंस होने लगे और इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आ गया इंग्लैंड में, विच केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसी को हमने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इट ट्रांसफॉर्म द एंटायर इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी को इस सिस्टम ने चेंज करके रख दिया, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, ठीक है, 18th सेंचुरी के इंग्लैंड को। और धीरे 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 सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, ठीक है, इनिशियली ये आया इंग्लैंड में, ग्रेजुअली फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैला और सब ने इस सिस्टम का एडवांटेज लिया, इस रेवोल्यूशन का। ये जो ग्रेट और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे इंडस्ट्री में, जिन्होंने फंडामेंटली अल्टर किया, अल्टर करना मतलब होता है चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना मतलब होता है बदलना, फंडामेंटल मतलब बेसिकली धीरे धीरे इन्होंने अल्टर करना चालू किया, चेंज करना चालू किया मेथड्स को, तरीके को, टेक्निक्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। पहले जिस तरीके से प्रोडक्शन होता था या डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अब उसकी मेथड, अब उसकी टेक्निक, उसके ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह बदल के रख दिया, फंडामेंटली चेंज कर दिया, ठीक है बात। ये जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे इंडस्ट्रीज में, इन्होंने किसको चेंज किया, मेथड को, टेक्निक को, किसकी मेथड, किसकी टेक्निक को, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसी को कहा गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं बेटा। तो जो मेन फीचर्स होंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है कि जो डोमेस्टिक सिस्टम था प्रोडक्शन का, वो रिप्लेस कर दिया गया है किससे, फैक्ट्री सिस्टम से। जो डोमेस्टिक सिस्टम था कि घरों में बनाएंगे, फैमिली मेंबर हेल्प करके बना लेंगे, अब उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, फैक्ट्री सिस्टम से, ठीक हुई बात। दूसरा, पहले सारा काम मस्कुलिन पावर, मैनुअल लेबर से होता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है मशीन से, मशीन मेड गुड्स आएंगे, मशीन्स काम करेगी। दूसरा, पहले स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, लोगों की नीड्स बहुत लिमिटेड थी, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थी विलेज, बट नाउ जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बदल जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और डोमेस्टिक सिस्टम फैक्ट्री सिस्टम पे कन्वर्ट कर गया, मैनुअल लेबर की जगह मशीन का यूज होने लगा, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से क्या हो गया बच्चा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे इकोनॉमी शिफ्ट कर गई। नाउ लार्ज स्केल मास मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स वॉज कैरीड इन फैक्ट्रीज। और ये जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था या जो मास प्रोडक्शन हो रहा था, ये घरों में नहीं हो रहा था, घर पे बैठ के आर्टिशन नहीं कर रहे थे बेटा, फैक्ट्रीज में हो रहा था।
और इसके लिए मस्कुलिन पावर, मैनुअल पावर का यूज़ नहीं हो रहा था, पावर ड्रिवन मशीन थी, पावर ड्रिवन मशीन्स थी। मतलब शुरुआत में स्टीम इंजन्स थे, ठीक है, कोल के थ्रू मशीन ड्रिवन थी, बहुत बाद में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी आ गई, तो पावर ड्रिवन मशीन थी। पावर ड्रिवन मशीन रिप्लेस्ड सिंपल टूल्स को रिप्लेस किया पावर ड्रिवन मशीन्स ने। ये जो फैक्ट्रीज थी, इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वर ओन बाय रिच मर्चेंट्स। तो अब बेटा रिसोर्सेज को भी ओन करने वाला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को भी ओन करने वाला कौन ही था? रिच मर्चेंट। मतलब अब ये जो रिच मर्चेंट्स थे, ये फैक्ट्री भी बना रहे थे, रॉ मटेरियल भी इनके कंट्रोल में था और प्रोडक्शन कर रहे थे। इन्हें ही कहा गया कैपिटलिस्ट। कहीं से भी उठा के हम रॉ मटेरियल ले आएंगे, हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, हम प्रोडक्शन करेंगे। ये रिच मर्चेंट के पास आ गया आप सब कुछ। इन्हें क्या कहा गया? कैपिटलिस्ट। और पीपल हु ओन द कैपिटल, कैपिटल मतलब बेसिकली होता है पूंजी, और वो पूंजी नहीं जो हमारे पास हमारे गुल्लक में रखी है, बैंक में रखी है, ठीक है, हमारे वो सेविंग बॉक्स में रखी है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो पैसा हम लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है, बिजनेस में जो। तो कैपिटल जिनके पास है उन्हें क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट। नाउ कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये अब हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ भाई कि इंग्लैंड में ही हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? चलो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने रास्ता बनाया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए इंग्लैंड में। तो फर्स्ट फैक्टर था बेटा सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल मतलब जितनी ज़रूरत थी उससे भी कहीं ज़्यादा पूंजी, कैपिटल इंग्लैंड में अवेलेबल थी। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, ओवरसीज ट्रेड इंग्लैंड का बढ़ रहा था, जिससे उसने बहुत एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, इनोरोमाउस मतलब बहुत बड़े लेवल पे। तो बिकॉज ऑफ ओवरसीज ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में जो वेल्थ थी, कैपिटल थी, वो एक्यूमुलेट होती गई। कहाँ पर? इंग्लैंड में पैसा आता गया। ये जो सरप्लस कैपिटल थी, इस सरप्लस कैपिटल से उन्होंने डेवलपमेंट किया न्यू इंडस्ट्रीज का और नई नई फैक्ट्रीज बना ली। ठीक हुई बात? देखो, पैसा रहेगा तो पैसे को किस तरीके से आप अरेंज करें सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको अगर आपके पास पैसा है। तो इंग्लैंड के साथ यही था कि पैसा था तो आप उस पैसे को यूज करके उसने बस यही समझना था कि इससे और पैसा कैसे कमाऊं। तो सरप्लस कैपिटल पहला है। और ये सरप्लस कैपिटल आई कैसे? इनके पास ओवरसीज ट्रेड से। देन स्टेबल गवर्नमेंट। बेटा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंग्लैंड में जिस टाइम में फ्रांस रिवोल्यूशन कर रहा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में समझ में नहीं आ रहा है कौन से सिस्टम को ऑप्ट करें, कैसे गवर्नमेंट को रन करें। और इसी पैरेलल टाइम में भाई इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट थी। देखो, जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली होती ही है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेवरेबल थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज भी अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्टेबल होकर रहती है पूरा 5 ईयर तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे वो काम कर सकती है। एक एक दो दो साल में अगर सरकार गिरती जाएगी तो मुझे बताओ क्या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो पूरा कर पाएगी? नो। देन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। बेटा इंडस्ट्रीज से अगर आपको प्रॉपरली कुछ प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें नहीं लगता कि रॉ मटेरियल चाहिए? कैन वी मेक शुगर विदाउट शुगर केन? नो। कैन वी मेक बिस्किट विदाउट व्हीट? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी ना तो आप इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे पाएंगे, है ना? चलो, तो जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था इसी के बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देयर वाज एन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दैट प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये कैसे हुआ? लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन होने लगा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स मतलब जो छोटी 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 ज़मीनें थी उनको हटाकर एक, जैसे ये छोटी छोटी ज़मीनें इनको मिला के ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा बना दिया गया थ्रू एनक्लोजर होने लगा। एग्रीकल्चर की मेथड में इम्प्रूवमेंट किया।
क्रॉप रोटेशन हुआ। देखो एक ही तरीके की क्रॉप आप बार बार ग्रो करोगे तो प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिलेगी, पर यही अगर आप एक क्रॉप रोटेट करते जाओगे, एक साल कुछ और ग्रो किया, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल कुछ और, तो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलेगी। क्रॉप रोटेशन हुआ, न्यू फार्मिंग मशीनरी आ गई जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। न्यू फार्मिंग मशीनरी आई तो जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले आया। बम्पर प्रोडक्शन हुआ जिस प्रोडक्शन को हमने इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज किया फॉर मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट। नो मशीन कैन मेक अ प्रोडक्ट विदाउट रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल तो प्री रिक्वायरमेंट थी जिसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने पूरा किया। फिर धीरे से इन्होंने लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन कर लिया, एनक्लोजर्स के थ्रू एग्रीकल्चर मेथड में इंप्रूवमेंट आए, क्रॉप रोटेशन हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मर। जब मशीनों का यूज़ होने लगा फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, तो वो किसान जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे थे बेटा, अब वो क्या करेंगे? बात समझ में आई ना? पहले जब शोइंग सीजन होता था, कटिंग सीजन होता था, तो बम्पर लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी फसल बोने के लिए भी और फसल काटने के लिए। पर अब वही काम हार्वेस्टर, सीड ड्रिल सीड ड्रिल 1-2 दिन में बुआई कर देता है, मतलब सीड ग्रो कर देता है, सीड मतलब हाँ बीज लगा देता है। हार्वेस्टर 1 दिन में बहुत सारे खेतों की कटाई कर देता है। तो अब जो लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई बेटा, अब लेबर उतने नंबर में नहीं लगते। तो ऐसा ही उस टाइम में भी हुआ जब नई नई मशीनें आ गई, तो जो एग्रीकल्चर लेबर थे, फार्मर्स थे, वो धीरे धीरे करके जॉबलेस हो गए क्योंकि उनका काम कौन करने लगी? मशीन्स। तो ये अब अपनी लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए कहीं से तो इनको पैसा कमाना ही था ना, अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये लोग कहाँ आ गए? सिटीज में आ गए बेटा, टाउन्स में आ गए। किसके लिए आ गए? जॉब्स को सर्च करने। आज तक की डेट में यही कंसेप्ट है कि अगर आपको रूरल एरियाज में, विलेज एरिया में जॉब नहीं मिलता है तो आप कहाँ आते हैं? सिटीज में, टाउन्स में। और ऐसे ही उस टाइम हुआ तो बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर फैक्ट्रीज में जब नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा हो गए तो उन लोगों ने भी इनका एक्सप्लॉयटेशन किया और इन्हें लो वेजेस पे अपॉइंट कर लिया। देवर लाइक कि इनके पास कोई काम ही नहीं था, तो इन्हें तो जो कुछ मिला खुशी खुशी इन्होंने कर स्टार्ट कर दिया। हाई बात समझ में? देखो विलेज में तो इनके लिए कुछ बचा ही नहीं था, इनका काम मशीन कर रही थी। शहरों में आए, थोड़ा वेजेस कम मिला तो क्या हुआ, पर कम से कम काम तो था, तो ये काम करने लगे। जब फिर ये जो एनक्लोजर मूवमेंट आया ना बेटा, इसने लैंड को टेक ओवर किया। किसने? रिच लैंड लॉर्ड्स ने। जो रिच लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने लैंड का टेक ओवर किया। किससे? स्मॉल फार्मर्स से। पहले जो लैंडलेस फार्मर थे जिनका काम अब मशीन करने लग गई थी, वो तो पहले ही सिटीज में चले गए। फिर बाद में एनक्लोजर मूवमेंट आया। एनक्लोजर मूवमेंट से क्या हुआ? जितने भी जो स्मॉल फार्मर्स थे उनसे जमीनें टेक ओवर कर ली, ले ली। किसने? रिच लैंड लॉर्ड्स ने। तो अब बेचारे स्मॉल लैंडलेस फार्मर भी, पहले जिनके पास लैंड थी पर एनक्लोजर मूवमेंट के बाद उनसे भी ज़मीनें ले ली गई, तो वो भी सिटीज़ में आ गए, टाउन्स में आ गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। फैक्ट्रीज में उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी ली जाती। तो ये रेडीली अवेलेबल पूल था चीप लेबर का, मतलब लेबर की कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड में विक्टोरियन ब्रिटेन में। बिकॉज of consolidation of land holding, enclosure movement, many of the farmers migrated from village to cities in search of jobs। और इतना बड़ा पूल बना लिया लेबर उसका कि कम दामों में भी इजीली काम करने को तैयार थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। एक और फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। कैन वी मेक मशीन्स विदाउट आयरन? नॉट पॉसिबल। आज तो हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है जिसके थ्रू मशीन को रन कर रहे हैं, बट बिफोर कोल वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो 2 एसेंशियल रिसोर्सेज जो इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं कोल एंड आयरन, जो अबंडेंस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नॉर्दर्न इंग्लैंड में थी। Many industrial towns and cities were located in this region। और नॉर्दर्न इंग्लैंड में बहुत सारे
industrial town, industrial cities, and because of easy availability of coal and iron in abundant. मेजर इन्वेंशंस स्टूडेंट्स क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी थी इंग्लैंड में, तो ये कंड्यूसिव सिचुएशन थी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। इन कंड्यूसिव मतलब प्रमोट करना, आगे की तरफ भेजना, हेल्प करना। तो क्रिएटिविटी को बहुत हेल्प किया किसने, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी ने, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज आया। और उस फर्स्ट फेज में जो मेजर फोकस था वो था कॉटन इंडस्ट्री के मैकेनाइजेशन पे कि हम कुछ भी करके कॉटन इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन लेके आना है। लंकशायर पर्टिकुलरली मैनचेस्टर ये सेंटर बन गया कॉटन इंडस्ट्रीज का। एंड दिस वाज फॉलोड बाय फर्दर रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन, और इसके बाद बहुत सारे और रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस होंगे जिनको आप हम देखेंगे। ये पेंटिंग है, ये दिखा रही है मशीन को जो कॉटन थ्रेड बना रही है एट अ मील इन लंकशायर 1835। लंकशायर 1835 में एक मील है जो धागा बनाने का काम कर रही है, ठीक है। चलो, नई मशीन आई जैसे कि हारग्रीवर्स स्पिनिंग जेनी, जॉन केस फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल कौन लेके आए, जॉन केस। स्पिनिंग जेनी कौन लेके आए, हारग्रीवर। न्यू मशीन जैसे कि हारग्रीव्स की आई स्पिनिंग जेनी, जॉन के फ्लाइंग शटल। आर्कराइट का आया वाटर फ्रेम, कार्टराइट का आया पावर लूम, एली विटनी का आया कॉटन गिन। इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत इम्प्रूव किया। सबका नाम याद रखना, स्पिनिंग जेनी हारग्रीव्स, फ्लाइंग शटल जॉन के, वाटर फ्रेम आर्कराइट, पावर लूम कार्टराइट, कॉटन गिन इल विटनी। और इस सबसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत बूस्ट मिला बेसिकली किस इंडस्ट्री को, कॉटन को। फिर न्यू कॉमन पंप एंड जेम्स वॉर्ड स्टीम इंजन, न्यू कॉमन का पंप, जेम्स वॉर्ड का स्टीम इंजन, इन्होंने स्टीम पावर का यूज किया। डेवीज सेफ्टी लैम्प हेल्प्ड एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम कोल माइंस, कोल माइंस से कोल को एक्सट्रैक्ट करने में सेफ्टी लैम्प ने बहुत हेल्प किया। ये किसने बनाया था, डेवी। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन था, पंप किसका था, न्यू कॉमन का। बेटा ये छोटी छोटी चीजों ने पूरे फ्रेमवर्क को चेंज करके रख दिया था उस टाइम के। ये है स्पिनिंग जेनी 1820 की। आप देखो कोल माइन से कोल भी इजीली एक्सट्रैक्ट होने लगा, जिससे कोल का प्रोडक्शन, आयरन का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब नीड थी बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि अब गुड तो हम बना पा रहे हैं पर उस गुड को कैसे जल्दी जल्दी डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुंचाएं, रॉ मटेरियल कैसे डिस्टेंट प्लेसेस तक लेके आए। तो इसके लिए हमें इम्प्रूव करना था हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन को। तो जॉर्ज स्टेफेंसन ने बनाया स्टीम लोकोमोटिव, मतलब इंजन, स्टीम इंजन बनाया जॉर्ज स्टेफेंसन ने। फिर उसके बाद जॉन मैकडम्स ने रोड बिल्डिंग टेक्निक्स की बात की। थॉमस एडिसन ने इनकैंडेसेंट लैंप बनाए, इनकैंडेसेंट लैंप थॉमस एडिसन ने बनाए। रोड बिल्डिंग टेक्निक्स की बात की जॉन मैकडम ने, और जॉर्ज स्टेफेंसन ने बना दिया स्टीम लोकोमोटिव्स। ग्राहम बेल ने बना दिया टेलीफोन, मैक्रोनी ने बना दिया टेलीग्राफ। और अब आप सोचो सब कम्युनिकेशन भी फील्ड भी आ गई और ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में आ गए। कोई रोड बनाने की बात कर रहा है, कोई लैम्प की बात कर रहा है, कोई टेलीफोन की बात कर रहा है, तो कोई टेलीग्राफ की बात कर रहा है। और ये उस टाइम में सक्सेसफुली इन्वेंट हो चुके थे। ये है प्रोटोटाइप ऑफ जेम्स वॉट स्टीम इंजन। इसका एक मेजर रोल था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। डिड यू नो सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हम पढ़ेंगे। अर्ली 18th सेंचुरी में एक इंग्लिश आयरन मेकर थे जिनका नाम था अब्राहम डाबी। अब्राहम डाबी ने डिस्कवर किया कि कैसे आयरन को हम बना सकते हैं कोल का यूज करके, जो कि इजीली अवेलेबल था। किससे, वुड से, लकड़ी से ज़्यादा इजीली अवेलेबल था कोल। तो कोल का यूज करके हम कैसे आयरन बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, आयरन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आयरन से ही बेटा आज तक की डेट में जितने भी टूल्स बन रहे हैं, जितनी भी मशीन बन रही है, किससे बन रही है, आयरन से ही बन रही है। तो आयरन का प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ गया। डार्बी सन कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट आयरन ब्रिज ओवर द रिवर सवॉन इन वेस्ट ब्रिटेन। वेस्ट ब्रिटेन में जो सवॉन रिवर है उसके ऊपर पहला इंजन बनाया डार्बी के बेटे ने ही। नेक्स्ट है नेवल सुप्रीमेसी। देखो बेटा, पावरफुल आर्मी होना, नेवी होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई किसके लिए,
इंग्लैंड के लिए। ठीक हुई बात। बैक्ड बाय पावरफुल नेवी, क्योंकि इंग्लैंड के पास थी एक पावरफुल नेवी। पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग नेवी किसके पास ही थी? इंग्लैंड के पास। और इस नेवी की हेल्प से उन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज को अक्वायर कर लिया। किसको अक्वायर कर लिया? बहुत सारे डिस्टेंट प्लेसेस पर अपनी कॉलोनीज बना ली। ये जो कॉलोनीज थी अब सोर्स बन गई रॉ मटेरियल का। जैसे हमारे इंडिया से भी कितना रॉ मटेरियल लेके उस टाइम में गए कौन? ब्रिटिश। कॉटन प्रोड्यूस हमसे करवाते, इंडिगो प्रोड्यूस हमसे करवाते, और सारा की सारा ले जाते इंग्लैंड उस मशीनों का यूज करके, इंडस्ट्रीज की हेल्प करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमें ही महंगे महंगे दामों पर बेचते। हमें ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही बेचते। ठीक हुई बात। कॉलोनीज बनाई। साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी कॉलोनी तो इंग्लैंड को मिलना मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, चांदी का चम्मच मुंह में आने जैसा था। क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी तो डायमंड भी था, गोल्ड भी था, फॉरेस्ट भी था। इंडिया में तो कॉटन था, सिल्क था, स्पाइसेस था। मतलब अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ आ गया था बेटा। तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और रेडी मार्केट थे फिनिश प्रोडक्ट के लिए। इन्हीं से सस्ते दामों पे, या कई बार तो दाम दो या नहीं दो, मार पीट के इनसे सामान ले लो, ये तो हमारे गुलाम बन गए, कॉलोनीज है हमारे भैया। और इन्हीं को जो प्रोडक्ट वहां से बन के आएगा महंगे महंगे दामों में बेच दो, तो एक रेडी मार्केट तैयार था इनके लिए। दिस स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। रॉ मटेरियल फ्री में मिल रहा है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा पैसा देखिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट इजीली अवेलेबल है, तो और क्या चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए? यही चाहिए ना, रॉ मटेरियल आता रहे, बना हुआ प्रोडक्ट बिकता रहे। दोनों काम ब्रिटिश इजीली कर पा रहे थे। ये आयरन क्लेड वॉरशिप थी ब्रिटिश नेवी की, द स्टीम शिप HMS वॉरियर। स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बेटा ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो इंग्लैंड में बिगिन हुआ, ये एक सिंगल इवेंट नहीं था पर एक कंटिन्यू प्रोसेस थी जो डिफरेंट फेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट टाइम में पहुंची। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में और फिर खत्म हो गया। ये इंग्लैंड में भी एक कंटिन्यू, एक अपग्रेडेशन के साथ आने वाली, नई नई रोज रोज कुछ इन्वेंशन के साथ कुछ और नया होता गया। साथ में ही अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहुंचा। जो मैकेनाइज इंडस्ट्रीज थी वो फ्रांस, जर्मनी, USA, जापान में भी इंट्रोड्यूस हुई। जर्मनी ने भी बहुत रैपिड प्रोग्रेस की आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन 1871 में। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया तब उसके बाद बहुत रैपिड प्रोग्रेस हुई जर्मनी में भी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया और ये वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया यूरोप का। After unification in 1871, Germany became the leading industrial nation in Europe. Britain gradually lost its lead by the end of 19th century. और धीरे क्या हुआ बेटा, ब्रिटेन की जो फर्स्ट नंबर की पोजीशन थी, ब्रिटेन ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स लीड बाय द एंड ऑफ 19th century। 19th century के एंड तक ब्रिटेन की पोजीशन कम हो गई, वो लीडर नहीं रहा। USA ऑल्सो सर्ज्ड अहेड ऑफ ब्रिटेन। USA जैसे जर्मनी इंग्लैंड से आगे निकला, ब्रिटेन से आगे निकला, इन द सेम वे USA भी आगे निकल गया ब्रिटेन से। बहुत प्रोग्रेस आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में हुई। कहाँ पर? USA में। ये लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया वर्ल्ड का। ठीक है, पहले इंग्लैंड, फिर जर्मनी और उसके बाद USA। इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में भी हुआ पर थोड़ा स्लो था। और इसी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही हुआ रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। देखो रशिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थोड़ा सा पीछे रह गया। पहला ब्रिटेन, दूसरा जर्मनी, तीसरा USA। रशिया इसमें थोड़ा सा पीछे था। जापान वॉज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू बिकम इंडस्ट्रियलाइज। और अगर हम बात करें कि हमारे एशिया में, देखो पहले कहाँ हुआ? यूरोप में। यूरोप की दो कंट्री, एक थी ब्रिटेन, दूसरी थी जर्मनी। थर्ड नंबर पे कहाँ पहुंचा है बेटा? USA ने अमेरिका को, सॉरी USA ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा। उसके बाद एशिया की पहली कंट्री जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो थी हमारा प्यारा जापान। We'll discuss the impact of industrial revolution in part 2. Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.